Okay friends, today we will discuss about banking fundamentals. Welcome stock market news channel. This is part 1. आज जो टॉपिक्स के बारे में जो हम डिस्कस करने जा रहा है वो है बैंकिंग फंडामेंटल्स का। बैंकिंग फंडामेंटल्स के बारे में पूछने की पहले एक बात, क्यों हम लोग बैंकिंग फंडामेंटल्स देख रहे हैं। बेसिकली बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर लाइक इक्विटी और anything, we have to know the details of the banks जो है और फिनेंशियल NBFC जितना भी है वो टोटल निफ्टी 50 का 34% से ज़्यादा है। अब तो we have to know very clear and clean idea about the banking fundamentals और and everything details today we'll discuss only few points, especially non-performing assets, net interest income, net interest margin, and the measurement of different measurements like bad banks, recapitalization of banks, prompt corrective action, etc. And this is just overview. यहाँ पर जितना भी है सब कुछ जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू के जो डिटेल्स जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग एनीवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द बैंकिंग फंडामेंटल्स। बैंकिंग फंडामेंटल्स मीन्स समवेयर यहाँ से कुछ, सपोज ए कस्टमर टेकिंग ए लोन और ए कस्टमर टेकिंग ए लोन एंड दैट लोन, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर, दिस इज द एसेट्स, दिस इंटरेस्ट इनकम फॉर बैंक। जब एक कस्टमर अमाउंट डिपोजिट कर रहा है बैंक में तो वो है बैंक के लिए लायबिलिटीज। क्यों लायबिलिटीज है? सपोज एक कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है 100 रुपीज़ और उसके बैंक को देना पड़ेगा 2% और 3% इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बैंक के, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ही बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक को देना है। और जहाँ पर एक लोन ले रहा है वो लोन अमाउंट बैंक के पास इंटरेस्ट दे रहा है उसका, तो वो एसेट्स होगा। सो दिस इज कॉल्ड द main difference. So what is assets and liability? Assets are item possessed by a businesses that will provide it benefits in futures, and this example is cash, equipments, inventory and investments. All other assets. Same way, the liabilities are items that are obligations for a business, like a business loan or borrowed money from a friends. यहाँ पर एक बात है कि जितना भी assets होगा, just for example, someone is having a laptop and if a friend of Mr. X borrowed a laptop from Mr. X, and this time this is a liability for Mr. Y and the asset for Mr. X, because his laptop के interest देना पड़ेगा Mr. Y को। So this is example. In case of bank, same thing is happen. A customer deposit कर रहा है, अब बैंक को उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो ये है इंटरेस्ट लायबिलिटीज। अगेन जब एक लोन ले रहा है बैंक से, उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, तो ये है इंटरेस्ट इनकम। दिस इज द बैंकिंग प्रोसेस। नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है? वो जो इंटरेस्ट इनकम बैंक को जो इंटरेस्ट मिल रहा है कस्टमर से और लोनी से, स्पेशली बोरोवर से, उससे माइनस होगा जितना अमाउंट बैंक को पे कर रहा है डिपॉजिटर का एज ए इंटरेस्ट अमाउंट। सो इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट इनकम। जस्ट फॉर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 600 रुपया एक लोन पोर्टफोलियो है, 4% इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है, मतलब 24 रुपीज़ मिल रहा है। और कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है 400 रुपीज़, उसका इंटरेस्ट देना है 1%, दैट मीन्स 4 रुपीज़। तो 24 - 4 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ इज बैंक्स इनकम। नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सेम ही है, इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा है, डिवाइड बाई टोटल जो एवरेज अर्निंग एसेट है, ये डिवाइड करने से परसेंटेज की ओर मिलता है। जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स 1 लाख रुपया लोन लिया है बैंक से, अब उनको 10% देना पड़ेगा लोन इंटरेस्ट। नाउ मिस्टर एक्स ये जो 1 लाख रुपया है वो
इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे डिपॉजिट किया है, क्वार्टरली 9% मिलता है। तो कैलकुलेट करके देखा है कि 1 लाख का 9% क्वार्टरली से मिलता है 25,200 रुपीज़, और इंटरेस्ट को मिलता है 1 लाख से 10% 10,000 रुपीज़। दैट मीन्स फॉर मिस्टर एक्स 25,200 minus 10,000 is equal to 15,200 is interest income. Now अब जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैलकुलेट होगा तो 15,200 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 इक्वल टू 15.2%. दिस इज इंटरेस्ट मार्जिन. नेक्स्ट, दिस इज HDFC बैंक्स कैलकुलेशन. ये सिंपल कैलकुलेशन है. NIM है, ऊपर पूरा दिखा रहा है NIM, और ये बार चार्ट में दिखा रहा है NII. दिस इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? पहले तो बैंक लोन लिया है और बोरोवर लोन लेकर बैठे हुए हैं. अब बोरोवर लोन को पेमेंट नहीं कर पा रहा है. फर्स्ट 1 month, नेक्स्ट 1 month 60 days कंप्लीट हो गया है, एंड थर्ड 1 month दैट मीन्स 90 days कंप्लीट हो गया है. उसके बाद ये टोटल जितना भी एसेट्स है, जितना भी लोन लिया है, वो टोटली कन्वर्टेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए नॉन NPA और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सिंपलर टर्म्स एनी एसेट दैट सीज टू प्रोवाइड रिटर्न टू इट्स इन्वेस्टर्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज ए NPA. नेक्स्ट, व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो कैलकुलेशन, जो RBI को जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जो उसका समरी यह है कि 90 डेज का जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, 90 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद ही वो एनी एसेट, एनी लोन इफ कंप्लीट, ये पर जो EMI रहते हैं हर महीने, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, अब जो 90 डेज कंप्लीट हो गया है वो ऑटोमेटिकली बैंक कैलकुलेटेड एज ए NPA. एंड फॉर कमर्शियल लोन 90 days आर पास्ट ड्यू कहते हैं इसको, इज कॉल्ड NPA. एंड कंज्यूमर लोन के केसेस में ये 180 days होते हैं. एंड नाउ फॉर एग्रीकल्चर लोन ऑल्सो NPA होता है. ये हार्वेस्ट सेशन कहते हैं. वो हार्वेस्ट सेशन 2 हार्वेस्ट सेशन पार हो जाने के बाद वो प्रिंसिपल रिमेन अनपेड और इंस्टॉलमेंट रिमेन अनपेड, देन इज कॉल्ड द NPA. नेक्स्ट, ये NPA का क्लासिफिकेशन होता है. एक है परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग. जो परफॉर्मिंग एसेट है, हर महीने जो बोरोवर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, टोटल टाइम दिया हुआ है, वो टोटल स्टैंडर्ड एसेट पे चले जाएंगे. और जब नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है, बोरोवर नहीं दे रहा है अमाउंट, तो उसको पहले सब स्टैंडर्ड में NPA 3 months होते हैं, 90 days. अब 3 months 4 month से लेस देन 12 months कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स है. अब सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में चले जाते हैं. डाउटफुल का मतलब है 12 months पार हो गया है, अब वो डाउटफुल में चले गए. डाउटफुल का मतलब है ये देन रिकवरी लुकिंग इम्पॉसिबल. एंड आफ्टर दैट इट्स बिकम लॉस एसेट्स. इन डाउटफुल एसेट्स देयर आर D1 डाउटफुल, D2 डाउटफुल एंड D3 एंड लॉस. D1 मतलब है 1 year, more than 1 year. Doubtful है 1 to 3 years. D2 and D3 is more than 3 years. अब जब ये लॉस एसेट हो जाएगा, then bank have to provision for it. ये provision का बहुत सारे कैलकुलेशन भी है. अब हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैंक have to pay the have to make some calculation of provision on this profit. प्रॉफिट से, बैलेंस शीट के प्रॉफिट निकल कर NPA जितना भी है वो टोटल प्रोविजन करना पड़ता है. अब यहाँ पर बात है, यहाँ पर दिखा रहा है, एक है स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड. जब स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं 1 to 90 days का अंदर, अब 90 days पार हो गए तो इसको NPA हो गया. NPA का अंदर है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस. पहले दफा अप टू 12 months NPA कैलकुलेशन होता, सब स्टैंडर्ड हो गया. अब 12 months पार हो गया तब वो हो गया डाउटफुल. Get it? NPA, and after 3 years is called loan assets or non-recoverable loss assets. Next आते हैं what is called GNPA and NPA. ग्रॉस NPA का मतलब है जितना भी पूरा लोन NPA है, पूरा लोन ही आते हैं ग्रॉस NPA के अंदर.
GNPA denotes the total of all the loan assets that have not been repaid by the borrower within the 90 days. That means NPA is equal to gross NPA. Net NPA is different from ग्रॉस एनपीए से दो डिफरेंस है, उनका अंतर है इस दोनों में. अब जो नेट एनपीए है वो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग डाउटफुल एंड अनपेड डेट्स फ्रॉम द जीएनपीए. दैट मीन्स एक्चुअल लॉस जो है वो एनएनपीए है. मतलब है कि सबस्टैंडर्ड प्लस डाउटफुल प्लस लॉस सब कुछ मिलेगा. सो नेट नॉन परफॉर्मिंग इज ग्रॉस इन नॉन परफॉर्मिंग माइनस प्रोविजन. नाउ I am trying to give you some example, give some comparison between GNPA and NPA में तो जो कितना फर्क है दिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है. एक ग्रॉस NPA है, denotes the total of all the loan assets that have not been paid by the borrowers in 91 days. मतलब सिंपल NPA है. दूसरी तरफ NNPA है, remain after deducting doubtful and unpaid debts from the GNPA, its actual loss suffered by the bank. जितना भी बैंक का ओरिजिनल लॉस है ये एनएनपी डिनोट करते हैं. ग्रॉस एनपीए जीएनपीए मतलब है सबस्टैंडर्ड प्लस डाउटफुल प्लस लॉस सब कुछ मिला के जो है वो है ग्रॉस. नेट का मतलब है ग्रॉस एनपीए जो है माइनस प्रोविजन का कैलकुलेशन है. वो कैलकुलेशन 100% भी हो सकता है. मतलब नेट एनपीए जितना भी 100% प्रोविजन देते हैं देने के बाद जो रहते हैं वो नेट एनपीए जाते हैं. Now, gross NPA, it doesn't qualify the organization actual loss. It doesn't qualify the organization's actual loss. But net NPA, it qualifies the organization actual loss. And last one is the bank provides a time limit after which the principal and interest must be repaid. After this period expires, the asset becoming non-performing. So the bank provides a time limit after which the principal and interest must be repaid. But in case of NNPA, there is no such time limit in net NPA. That means there is a time limit in gross NPA. वहाँ पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मस्ट बी रिपेड करने की टाइम लिमिट मिलता है जहाँ से वो कन्वर्शन कर सकते हैं फ्रॉम ग्रॉस टू नेट. बट इन केस ऑफ NPA, there is not NPA, net NPA, there is no way. Now the NPA problem Indian banks is a very important point. अब जितना भी इंडियन बैंक्स में है यहाँ पर एनपीए का प्रॉब्लम बहुत सारे रहते हैं. एक तो है पहले दफ़ा ये कि एनपीए से बैंक का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो कैपिटल जितना एडिक्वेसी रहते हैं वो रिड्यूस होते जा रहा है. मतलब रिड्यूस हो रहा है बैंक का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल एडिक्वेसी है. मतलब जितना भी बैंक का कैपेबिलिटी है टू पे लोन, गिव सम लोन टू अनदर, इफ जितने भी लोन डिसबर्स कर रहे हैं एक भी लोन रिकवरी नहीं हुआ है. मतलब टोटल जो बैंक का कैपिटल है वो एंगेज हो गया है. अब रिटर्न नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहा है, तो बैंक का जो कैपिटल है कैपिटल भी रिड्यूस होते जा रहा है. दूसरा सेकंड पॉइंट जो है वो है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसका है जो जितना भी कैपिटल लूज होते जा रहा है बैंक के न्यू लोन देने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम होते जा रहा है. और उसके साथ साथ बैंक का इमेज नंबर 3 जो है राइजिंग एनपीए अंडरमाइन द बैंक्स इमेज मेकिंग द पब्लिक लॉस ट्रस्ट इन बैंक्स. मतलब बैंक का जो ट्रस्ट है वो भी लूज होते जा रहा है. बैंक जो डिपोजिटर्स है उन लोग विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट एंड फॉर दिस मोर लिक्विडिटी रेजेस इश्यूज प्रॉब्लम. उससे और भी ज़्यादा बैंक का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है. सो इसके लिए कुछ करेक्टिव प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस किया गया है लाइक सरफेसी एक्ट. सरफेसी एक्ट एक प्रोसेस है, ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है. सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये एक एक्रोनिम है सरफेसी एक्ट का. इसके मतलब जो मीनिंग है सिंपल वे थे, मतलब जो है वो है सिंपल ऑक्शनिंग. एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा बैंक के साथ जो बोरोवर का वो अंडरस्टैंडिंग होगा. सो ऑक्शन होगा, ऑक्शन से उनका जो रेसिडेंशियल है वो कमर्शियल जो एसेट है उसको रिसेल होगा. इसके लिए ARCIL इंट्रोड्यूस किया है इंडिया गवर्नमेंट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन. और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब है सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनका राइट रहेगा सेक्शन 38 की तरह. वहाँ से वो जितना भी जो लोन लिया हुआ है, जो मॉर्गेज रखा है लोन के बदले में,
तो वो सेल कर सकता है, वो ऑक्शन कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका सपोर्ट किया हुआ है। एंड बैंक नाउ सेज एंड सेल डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज टू रिकॉप देयर डेब्ट्स थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट मोमेंटस डिसीजंस। उसके बाद है पहले जो सरफेसी एक्ट किया हुआ है उससे उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, जब लोन लेकर बैठे हुए हैं, लोन का इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल नहीं दे रहा है, ईएमआई नहीं हो रहा है, तो बैंक उसका प्रोविजन कर रहा है उनका प्रॉफिट से, बैंक का प्रॉफिट से। सो प्रॉफिट घट गया है। अब बैंक सरफेसी एक्ट की तरह से चिट्ठी दिया है लोनी को, बट लोनी इज नॉट आंसरिंग। देन बैंक कैपेबिलिटी है एक्ट है 2016 ऑफ IBC, India's bankruptcy law, aim to unify the existing framework by establishing a single insolvency and bankruptcy law. The bank insolvency is a condition in which the debtor is unable to pay his or her debts. Bankruptcy is a legal process that involves an insolvent person or company that is unable to pay its debts. It means in IBC court लेकर anytime bank can go फॉर ए लीगल प्रोसेसेस जा सकते हैं। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट से 2016 की तरह हुए बैंक एस्टेब्लिश क्लियर एंड फास्टर इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्योर। इस तरह से जो लोनी जब टोटली सरेंडर कर दिया है, उसके पास कुछ अमाउंट नहीं है, तो जिस तरह से जो लीगल प्रोसीड्योर से उसको उसका जो प्रोसेस से वो निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी हो सके, तो इसका जो IBC कोड है 2016, इट एस्टैब्लिश क्लियर एंड फास्टर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस निकल के आया है। इट इज एन ऑल encompassing insolvency code that applies to all business partnership and individuals other than financial firms। तो इससे IBC कोड से 2016 के जो लॉ है, ये लॉ से जो जितना भी क्रेडिटर्स है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इजीली इम्पोज्ड सम प्रोसेसेस और इससे रिकवर भी कर सकता है। नेक्स्ट है बैड बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेसी एक्ट रहते हैं, सरफेसी एक्ट से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। So through insolvency and bankruptcy code, anytime bank can हड़प कर सकता है उसका images, and then bank can through insolvency and bankruptcy code they can absorb, they can auction, they can easily auction the assets of that particular pledged amount, pledge किया हुआ जो amount है, pledge किया हुआ जो assets है, उसको auction कर सकता है। Now if it is not possible at all, जितना भी amount pledging है वो amount is not sufficient, if the insolvency bankruptcy code is not worked perfectly, then the last moment there is only one way for the bank is to create another bank. This is called a bad bank. Bad bank is a financial institution that was formed to purchase the bad loans and other illiquid asset of another financial institution. ये bad bank क्या करते हैं, ये buy कर लेते हैं। ये bad banks जितना भी assets है, जो कहते हैं NPA assets है, loss assets है, ये सब कुछ market price से, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद लेते हैं, परचेस करते हैं, और नेक्स्ट टाइम दे ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद वो वहाँ से अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि an organization with a large number of non-performing assets will sell them to the bad bank at market value. The organizational institution may be able to clear its balance sheet by transferring such assets to the bad bank, albeit it will still be compelled to take write-downs. That means ये जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन जितना भी है, वहाँ से बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए जितना भी एसेट्स है ये सब ट्रांसफर कर लेता है बैड बैंक में। सो द टोटल बैलेंस शीट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकमिंग क्लियर,
नाउ बैड बैंक क्या करता है? बैड बैंक इंडिया का है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, दैट इज NARC. The bad bank in India will be called National Asset Reconstruction Limited. This NARC will work as an asset reconstruction company. It will buy bad loans from the banks, thereby relieving them from NPA. NARC will then attempt to sell the stressed loan to buyers of distressed debt. फाइन. नेक्स्ट NARC क्या करता है? ये सब जितना भी बैड लोन है वो बैंक से खरीद लेते हैं, उसके बाद ये जितना भी है वो सेल करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू. Next is bad bank and reconstruction process. Now next is NARCL का जो इफेक्टिव बैड बैंक का इंट्रोड्यूस किया हुआ है इंडिया में और वो काम कर रहा है. एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन finance minister Nirmala Sitharaman announced a bad bank in his union budget 2021-22, and NARCL effectively a bad bank will buy these loans that are fully provided for by banks. यहाँ पर bad bank का एग्जाम्पल दिया हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स. अब क्या हुआ है? पहले तो NPA मार्क किया हुआ है, उसके बाद इतना NPA हो गया है, सरफेसी एक्ट यूज किया है. सरफेसी एक्ट के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस यूज किया है वो है होगा सरफेसी एक्ट हो गया है. नेक्स्ट यूज होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. अब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक्ट यूज करने के बाद बैड बैंक प्रोसेस जो जाते हैं NARC का. अब बैड बैंक के बाद आते हैं रिकैपिटलाइजेशन. रिकैपिटलाइजेशन तभी होते हैं जब इतना लोन डिसबर्स किया हुआ है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब उनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन का जरूरत पड़ गया है. तब बैंक्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स इंजेक्टिंग additional capital into state-owned bank to bring them up to capital adequacy standard. A CAR और capital adequacy ratio एक रेशियो होते हैं, RBI के स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक जस्ट 12% ऐसा होना चाहिए अप्रोक्सीमेट. अब ये 12% से गिर जाते हैं क्योंकि इतना सारे लोन देने के बाद उनका अमाउंट गिर जाते हैं, तो कैपिटल कम हो जाते हैं. तब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल का जरूरत पड़ जाता है. तो एडिशनल कैपिटल देते हैं स्टेट ओन्ड बैंक्स टू ब्रिंग देम अप टू स्टेट और सेंट्रल, दोनों तरफ से इंजेक्टिंग करते हैं मोर कैपिटल देन फॉर अचीवमेंट. एंड देन because the government is the largest stakeholder in public sector bank, it is the government responsible to increase capital reserves. और capital reserve को improve करने के लिए जरूरत पड़ता है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये एक चैप्टर रहेगा, दूसरी चैप्टर जाकर बात करेंगे. नाउ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी विल डिस्कस अगेन. एंड the prompt corrective action is the RBI uses the PCA framework to keep track of banks with poor financial performances. That is prompt corrective actions. The prompt corrective actions is the RBI uses the PCA framework keep track of banks with poor financial performances. So क्या होता है? ये prompt corrective action है कि जब जितना सारे NPA दिया हुआ है उसके बाद इतने processes, measurements, एक्ट उसके ऊपर लागू किया हुआ है. अब ये रिजर्व बैंक एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसे कहते हैं PCA फ्रेमवर्क और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया है. और इस PCA फ्रेमवर्क का जो प्रोसेस है, इससे एक तो इस तरह का NPA इशू जितना भी है इंडियन बैंक का, इसका पहले से ही इसका कैलकुलेट करते हैं. इफ द बैंक इज इन क्राइसिस, PCA इज सपोज टू इन्फॉर्म द रेगुलेटर एज वेल एज इन्वेस्टर एंड डिपोजिटर. ये पहले से ही, ये बैंक का क्राइसिस होने के पहले ही PCA का मालूम हो जाता है उसका स्ट्रक्चर से. वहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्यूशन रिजाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. एक कमीशन बैठा हुआ है, वो स्ट्रक्चर कुछ है, वो फ्रेमवर्क दिया हुआ है. वो रिजर्व बैंक हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल बैंक्स एंड
कोऑपरेटिव बैंक्स एवरीवेयर से रिपोर्ट निकलता है, और रिपोर्ट से के जरिए से रिपोर्ट के फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, ऑल द रिपोर्ट्स cooperative bank easily all the Reserve Bank already assume what is the standard of that particular banks. Suppose CRAR कितना भी और कितना भी कासा है, कितना कासा मतलब है कितना करंट और सेविंग्स अकाउंट है, कितना कैपिटल एडिक्वेट है, कितना टायर 1 कैपिटल है, कितना टायर 2 कैपिटल है, कितना कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स है, कितना रिस्क लेकर चल रहा है, कितना एसेट, ये सभी का रिपोर्ट रिजर्व बैंक ले लेते हैं। और उस तरह का रिपोर्ट से, उस तरह का डिफरेंट रिपोर्ट एक फ्रेमवर्क का तरह यूज करते हैं, और फ्रेमवर्क से ही पहले से ही मालूम हो जाता है कौन बैंक का स्ट्रक्चर कैसे है, कितना कौन बैंक वीक है, कौन बैंक सिक है। सो दिस वे इफ ए बैंक इज इन क्राइसिस, इस फ्रेमवर्क में पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं रेगुलेटर को, लाइक RBI को, सेम वे इन्वेस्टर को, सेम वे डिपॉजिटर को, कि इट इज इन रिस्की वे, दिस इज अ रिस्की इंस्टीट्यूशन रिस्क। So essentially PCA assists RBI in monitoring banks' key performance indicators and taking corrective action to restore banks' financial health. Now the preventive measures. Evaluate borrowers. यहाँ पर कुछ preventive measure लिया हुआ है NPA से पहले। एक है CIBIL. CIBIL का मतलब है Credit Information Bureau Limited. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन each borrower का नोटेट करते हैं, जहाँ पर से लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनीवेयर, तो इट इज मस्ट एज पर रिजर्व बैंक रूल्स उनको सिविल से इंफॉर्मेशन ले आना पड़ता है। और सिविल्स का स्कोर इसको कहते हैं। ये सिविल स्कोर जितना भी कैलकुलेशन होगा उसके बाद ही एक लोन दिया जाता है। अब कॉम्प्रोमाइज नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज और यूज वेरियस सेटलमेंट स्कीम्स, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और यूज वेरियस सेटलमेंट स्कीम। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फास्टर सेटलमेंट ऑफ ड्यूज सच एज लोक अदालत और डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। एक तरह का नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल स्कोर देखते हैं, कितना बोरोवर का स्कोर है, स्कोर के ऊपर लोन मिलता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेटलमेंट रहते हैं बोरोवर के साथ, कितना में सेटलमेंट होगा ये ठीक करते हैं। नेक्स्ट वन इज लोक अदालत और डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, वहाँ से भी डिस्प्यूट को मिलाना जाता है, उसको रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेट इंफॉर्मेशन डिफॉल्टर्स, कितना जितना भी डिफॉल्टर्स है उसका इंफॉर्मेशन हर बैंक को दिया जाता है, उससे बैंक पहले से ही कंफर्म हो जाता है कौन सा डिफॉल्टर है, कौन पर्सन इज ऑलरेडी सम ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन ऑलरेडी हैविंग टेकिंग ए लोन्स एट ह्यूज एंड ही कैन नॉट एबल टू पे द लोन्स और द हैविंग नो इंटेंशन टू पे द लोन, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है लोन देने का। इसके साथ साथ लार्ज NPA जो है उसका एक्शन भी ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऐसे करते हैं कि कुछ लोन लेकर उसका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट मिलते हैं उसका सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट हो जाता है, कितना देना है, कितना मिल देने से हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके साथ साथ और भी होता है कि इमीडिएटली लोन का इंटरेस्ट देकर प्रिंसिपल को नेक्स्ट टाइम के लिए रिन्यू कर भी दिया जब जाता है। इसे दिखाता है कि न्यू लोन हो गया है, फॉर ओल्ड लोन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, इसका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है इस तरह से। और लीगल रिफॉर्म सच एज इम्प्लीमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी टेकन प्लेस, जैसे CDR है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, ये भी देख लेते हैं। प्रोपोज गाइडलाइन ऑन विलफुल डिफॉल्टर्स और डाइवर्सन ऑफ फंड्स देखते हैं, उसके साथ स्पेशल मेंशन अकाउंट एडिशनल प्रिकॉशन एट द ऑपरेटिंग लेवल भी ले लेते हैं। सो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ टोटल NPA। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट ऑल वीडियोस में इमीडिएटली। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम, इतना इसके लिए धन्यवाद है। और मेरा हिंदी भी बहुत एकदम ठीक नहीं है, बट स्टिल यूर इतना पेशेंस के साथ इंटरेस्ट दिखा के है, इसके लिए थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।